Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher. Today we are going to study our chapter 7 in history, class 7th, and the chapter name is Tribes, Nomads and Settled Communities. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइब्स के बारे में, मीन्स वो पीपल जो फॉरेस्ट में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, नोमैड्स वो पीपल जो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे सेटल्ड कम्युनिटीज़ कि कैसे कुछ सोसाइटीज़ जो कुछ कम्युनिटीज़ थी वो लास्ट में जाके सेटल्ड हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। तो अब तक प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सोसाइटी को वर्णास में डिवाइड किया था। तो वहाँ पे कुछ हाई क्लास थे, लो क्लास थे, रिच पुअर इस तरह से थे। इसके अलावा जो सोसाइटीज़ थी ट्राइबल सोसाइटीज़, इसमें हम देखेंगे कि इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, और जो दूसरी कैटेगरीज थी रिच, लो, पुअर, इनसे वो कैसे डिफरेंट थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हाउ वर ट्राइबल पीपल। ये जो ट्राइबल पीपल थे ये कौन थे, हु वर ट्राइबल पीपल, ये कहाँ रहते थे, इनकी लाइफस्टाइल क्या थी और ये किस तरह के रिचुअल्स करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैड्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वो पीपल जो अपने एनिमल्स के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑक्यूपेशन करते थे, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग सोसाइटी। इसमें हम देखेंगे कि जब सोसाइटी एमर्ज हो रही थी तो जो कास्ट सिस्टम ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था, उसके अलावा कुछ और कास्ट थी जो एमर्ज हुई थी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्राइब्स हैं जैसे द गोंड्स एंड अहोम्स, इनके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा कंक्लूजन, इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। इट मीन्स हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो बुक में जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे तो उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि जो प्रीवियस चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने रीड किए हैं, अब तक हमने उनमें क्या देखा था कि जितने भी किंगडम्स थे रोज हुए, फेल हुए, एमर्ज हुए, डिक्लाइन हुए, ये सब चीज़ें हुई। तो ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। तो सेंचुरीज जैसे बीतती गई तो ये सारे चेंजेस भी होते गए। अब जो ये चेंजेस थे, जो सोशल चेंजेस थे, वो हर जगह हर सेंचुरी में सेम नहीं थे। इनके पीछे क्या रीज़न था, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी इवॉल्व डिफरेंटली। उस टाइम जो डिफरेंट सोसाइटी थी वो अलग तरह से इवॉल्व हो रही थी, एमर्ज हो रही थी, डेवलप हो रही थी। तो अब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा था। इन लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वर्ना। और जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो बहुत बड़ा पार्ट था, इसका जो पोर्शन है, वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो पहले से ही वर्ना में डिवाइडेड थी, वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड थी। और ये जो रूल्स थे वर्ना के, ये किन्होंने प्रिस्क्राइब किए थे, ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किए हुए थे। और जो लार्ज किंगडम्स के रूलर्स होते थे उन्होंने इन्हें एक्सेप्ट भी किया था। डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। जिससे क्या हो रहा था, जो डिफरेंस था रिच और पुअर के बीच में, हाई और लो कास्ट के बीच में, ये इंक्रीज होता गया। और सेम विद द दिल्ली सुल्तान और जो मुगल्स पीरियड आया था उसमें भी ये डिफरेंस ऐसे ही इंक्रीज होता गया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटी। तो अब तक हमने देखा इस तरह की सोसाइटी थी जहाँ पे लो, हाई, रिच, पुअर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था सोसाइटीज़ को। बट मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स। इन सोसाइटीज़ के अलावा भी उस टाइम में बहुत सी ऐसी सोसाइटी थी जो ब्राह्मण्स ने जो रूल्स और रिचुअल्स बताए हुए थे सोसाइटी के लिए वो उनको फॉलो नहीं करते थे। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और ना ही वो अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थे जैसे हाई, लो। तो ये सोसाइटी क्या थी, ये सोसाइटी थी, ये ट्राइब्स पीपल थे जो फॉरेस्ट में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे।
मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। और जो इन ट्राइब्स के जो मेंबर्स थे वो कैसे कनेक्ट थे एक दूसरे से, किनशिप बॉन्ड मतलब ब्लड रिलेशन से या फिर एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन था, तो वो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट थे, यूनाइटेड थे। और ये जो ट्राइब्स थे ये अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न कर रहे थे, एग्रीकल्चर से, और कुछ जो ट्राइब्स थे वो इसमें से हंटर गैदरर्स और हर्डर्स थे। और सम ट्राइब्स वर नोमैडिक, और जो कुछ ट्राइब्स थे वो नोमैडिक थे, मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और ये यूजुअली कहाँ रहते थे, दे यूजुअली लिव्ड इन द फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पे रिच पहुँच पाना बहुत मुश्किल था, ये वहीं पे पाए जाते थे, वहीं पे रहते थे। समटाइम दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, और कई बार जो इनकी क्लैशेज होती थी किसके साथ हो जाती थी, जो किंगडम्स में जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी उनके साथ। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। और ये जो दोनों सोसाइटीज़ थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटीज़, ये अपनी डाइवर्स नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो ये जो रिलेशनशिप था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, डिपेंडेंस थी, जैसे जैसे ये चेंज होती गई तो सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस आते गए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, हु वर ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल कौन थे? तो इनके जो ट्राइबल पीपल हैं इनका हमारे पास ऐसे कोई पर्टिकुलर रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो इनके जो जनरेशन टू जनरेशन ये जो इनके रिच कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं ये ओरली वे में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, पास ऑन करते रहते हैं। तो इसी वजह से जो हिस्टोरियंस हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके पास इन ट्राइब्स को लेकर के बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है हमें। और कुछ पावरफुल ट्राइब्स थी जिन्होंने लार्ज टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं अब पंजाब में जो खोखर ट्राइब थी, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही थी। कौन से टाइम पीरियड में? 13 एंड 14 सेंचुरी में। इसके बाद जो घाखड़ ट्राइब्स थी वो इम्पोर्टेंट हुई, और जो इनके चीफ थे ना कमल खान घाखड़, इनको एम्परर अकबर ने मनसाबदार की पोस्ट दी थी अपने रेन में। इन मुल्तान एंड सिंध लहंगाज एंड अरगुन्स डोमिनेटेड, ये ज़्यादा पावरफुल हो गए थे जिन्हें मुगल्स ने डिफीट कर दिया था। इनके बाद जो दूसरे पावरफुल थे वो थे बलोचीज, और ये किस रीजन में थे? ये नॉर्थ वेस्ट में थे। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस, और इनको किस में डिवाइड कर दिया था? इन्होंने स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड कर दिया था, और हर क्लैन के जो डिफरेंट चीफ थे। और क्लैंस क्या होते हैं? इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड क्लेमिंग द डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन द किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। क्लैन क्या होते हैं? जो एक ही ब्लड रिलेशन से कनेक्ट हैं, बहुत सारे पीपल, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन हैं। तो अब हम बात करते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में शेफर्ड ट्राइब्स ऑफ गडीज बिलोंग करते थे। तो अब तक हमने देखा नॉर्थ वेस्ट के बारे में। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स डोमिनेंट थी। वहाँ पे जो ट्राइब्स डोमिनेंट थी वो थी नागाज, अहोम्स। अब हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट डे में जो बिहार और झारखंड है, यहाँ पे चेरोज चिफडम्स एमर्ज हुए थे 12th सेंचुरी में। तो इस टाइम में क्या हुआ था, जो राजा मान सिंह थे अकबर के फेमस जनरल, इन्होंने चेरोज पर अटैक किया और उन्हें डिफीट किया इन द ईयर 1591 में। उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अटैक किया था, बहुत ज़्यादा लूट मचा दी थी, सब कुछ यहाँ से टेक ओवर कर लिया था। लेकिन इन्होंने इनको पूरी तरह से सप्रेस नहीं किया था, यहाँ पे सब्जुगेट नहीं कर पाए थे। लेकिन जब औरंगजेब आए, उन्होंने चेरो फॉरेस्ट्रिस को सब्जुगेट किया, इस पूरी ट्राइब को सब्जुगेट कर लिया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ट्राइब आई थी वो थी मुंडाज एंड संथल्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थी। ये कौन से रीजन में रहते थे? उड़ीसा और बंगाल में। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है, कोलीज, बेरार्ड्स देखने को मिलती हैं। और जो कोलीज हैं ये गुजरात के भी काफ़ी हिस्सों में पाई जाती थी। द लार्जर ट्राइब ऑफ भील्स, इसके बाद जो बड़ी ट्राइब्स थी वो भील्स की थी, वो कहाँ स्प्रेड हो रखी थी? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में।
लेट द 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कुछ भील ट्राइब थे वो सेटल्ड हो गए थे, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, कुछ ज़मींदार बन गए थे, और कुछ जो सेटल्ड नहीं हुए थे वो हंटर गैदर की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट, और जो गॉन्ड्स थे वो कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, ये कैसे रह रहे थे। नोमैडिक पैस्टोलॉजिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स, ये क्या करते थे, जो नोमैडिक पीपल थे ये अपने एनिमल्स के साथ दूर दूर तक जाते थे, घूमते रहते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पोस्टल प्रोडक्ट्स, ये मिल्क पर डिपेंड रहते थे और दूसरे प्रोडक्ट्स जो इन्हें एनिमल से मिलते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विद द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। अब ये क्या करते थे, जो प्रोडक्ट्स इन्हें इनके एनिमल से मिल रहे हैं इनको ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे ग्रेन लेने के लिए, क्लॉथ्स लेने के लिए, यूटेंसिल्स या दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए एक्सचेंज करते थे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another and transporting them on their animals. तो ये क्या करते थे, इन सामान को वो खरीदते रहते थे, बेचते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे, अपने एनिमल्स की बैक पर अपने सामान को रख देते थे। बंजाराज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, और जो बंजाराज थे इस टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट नोमैड्स थे, जो इनका कारवां होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे बंजारा जब एक साथ जाते हैं, इसको क्या कहा था, तांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इन्होंने किसका यूज़ किया था, इन्होंने बंजाराज का ही यूज़ किया था जब इनको ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने होते थे सिटी मार्केट में। और ये सब हमें कहाँ से पता चला, जो एम्परर जहांगीर हैं इनके मेमोइर्स में लिखा हुआ है कि कैसे बंजाराज जो थे अपने एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन्स को और मार्केट में सोल्ड करते थे। मैनी पोस्टल ट्राइब्स, और जो कुछ पोस्टल ट्राइब्स थी वो एनिमल्स को रियर भी करती थी, उन्हें सॉल्ट भी करती थी, जैसे कि कैटल्स और जो हॉर्सेस होते थे, और ये किनको सॉल्ट करते थे, जो प्रॉस्परस पीपल यानी कि जो वेल्दी पीपल होते हैं, रिच पीपल। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो डिफरेंट कास्ट थी पेटी पैडलर्स की, ये ट्रैवल करते रहते थे हमेशा वन विलेज टू अनदर विलेज। ये क्या करते थे, दे मेड एंड सोल्ड द वेयर्स, इनको सोल्ड करते थे, जैसे कि रॉब्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग, कॉर्सेक्स। एंड सम टाइम मेडिकेंट्स एक्टेड एज अ वेंडरिंग मर्चेंट्स, मेडिकेंट्स क्या होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, कई बार ये भी एज अ मर्चेंट ट्रेडर की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। देयर वर कास्ट ऑफ द एंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, और कुछ कास्ट ऐसी थी वो अपनी अर्निंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए क्या करती, विलेज और टाउन में जा कर के परफॉर्मेंस देती, लोगों का एंटरटेनमेंट करती और उससे अपने लिए अर्निंग अर्न करती। अब नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। अब जो सोसाइटी में चेंज आ रहा था तो कौन सी न्यू कास्ट अमर्ज होकर के आई थी। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, सोसाइटी की नीड्स ग्रो हो रही थी, तो अब ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनके पास न्यू स्किल्स हों। तो अब जो वर्णा सिस्टम था हमारे पास पहले से, उसमें क्या अमर्ज हो गई, कुछ स्मॉलर कास्ट और जाति अमर्ज हो गई। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगस्ट द ब्राह्मणाज, जो ब्राह्मणाज के जो सिस्टम था उसमें अब न्यू कास्ट ऐड हो गई थी। जैसे कि जो मैनी ट्राइब्स थी, सोशल ग्रुप्स थे, ये भी अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आ गए थे, और इनको क्या स्टेटस मिला था, इनको स्टेटस मिला था जातीज का। स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस थे, जैसे कि स्मिथ्स, कारपेंटर, मैसन्स, इनको भी एक रिकॉग्नाइज्ड बना दिया गया एज अ सेपरेट जाति। इनको बनाया था ये ब्राह्मण्स ने, इनको इंक्लूड कर दिया था। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है हमें, अमंग द क्षत्रियाज न्यू राजपूत क्लैन बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th सेंचुरीज। अब जो क्षत्रियाज थे इनमें से जो न्यू क्लैंस अमर्ज होकर के आई थी, एकदम से पावरफुल हो गई थी 11th और 12th सेंचुरीज में, वो राजपूत थे। दे बिलोंग टू द डिफरेंट लीनिएज, ये डिफरेंट लीनिएज से बिलोंग करते थे, जैसे कि हुनाज, चंदेलाज, चालुक्याज और
सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, जो पहले ट्राइब्स रह चुके थे फॉरेस्ट में जैसे ट्राइब्स रहते हैं बिल्कुल वैसे। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, और बाद में ये सब जो क्लैन से बिलोंग करते थे ट्राइब से, ये बाद में कैसे इनको रिगार्ड किया जाने लगा एज अ राजपूत। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्ड रूलर, और फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो पुराने रूलर थे उनको रिप्लेस किया, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर एरियाज में इनको रिप्लेस किया। हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज एमर्जिंग एंड रूलर यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट। तो अब क्या हुआ, जो सोसाइटी थी अमर्ज होकर के आई थी, और जो रूलर्स थे वो अपनी पावर का यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अब मनी आ रही थी तो वो वेल्थ हो गए थे, जिससे उन्होंने पावरफुल स्टेट को क्रिएट किया। द राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब जो राजपूत क्लैंस थे जो रूलर की पोजीशन पे आ गए थे, इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया दूसरी ट्राइबल्स के लिए, दूसरे ग्रुप के पीपल के लिए कि आप भी हमें फॉलो कीजिए। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम द पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। अब ब्राह्मण के सपोर्ट से जो कुछ सोसाइटी, जो कुछ ट्राइब्स थे वो भी कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए। लेकिन जो लीडिंग ट्राइबल फैमिली थी सिर्फ वही रूलिंग क्लासेस को ज्वाइन कर पाए, और जो बाकी की जो मेजॉरिटी ट्राइब्स थी वो लोअर जाति को ज्वाइन कर पाए कास्ट सोसाइटी में। ऑन अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया फर्स्टली, एंड दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। इनका मानना था द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। उन एरियाज में क्या था, जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर था, रिच लो, हाई पुअर, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे एरियाज में ये सब चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं थी। अब हम डिस्कस करेंगे उन दो ट्राइब्स के बारे में, गोंड्स एंड अहोम्स। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं गोंड्स के बारे में। द गोंड्स लिव्ड इन ए वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। तो जो गोंड्स थे ये कहाँ रहते थे, बहुत सारे जो एक वास्ट फॉरेस्टेड रीजन था ये वहाँ पे रहते थे, और उस जगह को क्या कहा जाता था, गोंडवाना। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और ये क्या ऑक्यूपेशन था इनका, क्या करते थे, ये करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन। लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस। तो जो पूरी लार्ज गोंड ट्राइब थी इनको भी फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया गया स्मॉलर क्लैंस में, और उस क्लैन के जो क्या होते थे, एक राजा या राय होते थे, या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा उनके चीफ होते थे, तो उस तरह से ये राजा और राय होते थे। अबाउट द टाइम that the power of Delhi Sultan was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chief. तो जैसे जैसे जो दिल्ली सुल्तान की पावर डिक्लाइन हो रही थी, तो जो स्मॉलर गोंड चीफ्स थे, जो किंगडम्स थे, ये पावर में आने लगे और ये डोमिनेट हो गए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली, जो अकबर्स की रेन के ऊपर जो लिखी हुई है ना, अकबरनामा जो बुक लिखी हुई है उनका जो पार्ट है, इसमें मेंशन है कि गोंड किंगडम्स में गढ़ कटंगा में, जो गोंड्स किंगडम में टोटल कितने विलेजेस थे, 70,000 विलेजेस थे। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अब इन किंगडम्स में वो सेंट्रलाइज्ड हो चुका था, और जो किंगडम्स थे वो किस में डिवाइडेड हो गए थे, डिवाइडेड इनटू गढ़ में डिवाइड हो गए थे, और ईच गढ़ किस में वॉज कंट्रोल बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन, उसको कंट्रोल कर रहा था एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन कर रहा था। तो अब ये जो गोंड क्लैन थे ये किस में डिवाइडेड थे, 84 विलेजेस में, जिन्हें क्या कहा जाता था, 84। अब ये जो 84 थे ये भी फर्दर डिवाइडेड थे बहरोच में। अब इन बहरोच में क्या थे, ये 12 विलेजेस से मिल के बने थे। तो अब जैसे जैसे टाइम पास स्पेंड हो रहा था, तो अब जो ब्राह्मण्स थे they received the land grants from the Gond rajas and become more influential। तो जो ब्राह्मण थे इनको क्या मिल रही थी, अब लैंड ग्रांट्स मिलने लगी थी गोंड राजा से, और ये भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे। तो अब जो गोंड चीफ थे इन्होंने अपने आप को राजपूत रिकग्नाइज किया, और जो राजा थे गढ़ कटंगा के अमन दास, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया संग्राम शाह। जो इनके बेटे थे दलपत, इनकी मैरिज हुई थी दुर्गावती जो कि चंडेला के राजपूत की बेटी थी।
अब जो दलपत थे इनकी जो डेथ थी वो काफ़ी जल्दी हो गई थी, तो अब जो रानी दुर्गावती थी ये कैपेबल थी कि पूरे साम्राज्य को संभाल सकती थी, इनमें सही कैपेबिलिटी थी। तो अब इनके उस टाइम क्या हुआ, इनके जब बेटे की एज 5 ईयर ओल्ड सन थे और इनके बेटे का नेम था वीर नारायण। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। उनके रूल में जो किंगडम था काफ़ी ग्रो कर रहा था, अच्छा रन कर रहा था, किंगडम अच्छे से चल रहा था। इन 1565 मुग़ल फोर्सेस अंडर आसफ खान, जो मुग़ल फोर्सेस थी आसफ खान के अंडर में, इन्होंने गढ़कटंगा पर अटैक किया और रानी दुर्गावती ने उन्हें काफ़ी रेसिस्ट किया, जितना उनसे हो सकता था स्ट्रांगली उन्होंने रेसिस्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने रानी दुर्गावती को डिफीट कर दिया। अब रानी दुर्गावती ने सरेंडर करने की बजाय मरना ज़्यादा पसंद किया और इसी में फाइट करते हुए उनके बेटे की भी डेथ हो गई थी। जो गढ़कटंगा था ये काफ़ी रिच स्टेट थी, इसमें बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स थे, वेल्थ एम्पायर था ये। तो अब मुगल्स ने क्या किया, जो गोंड्स थे इनको डिफीट कर दिया और यहाँ से जितने भी प्रीशियस कॉइन्स थे, एलिफेंट्स थे, इन सब को लूट लिया। तो इन्होंने पूरे किंगडम को तो अपने एनेक्स में ले लिया, कंट्रोल कर लिया, और जो कुछ पोर्शन बच गया था वो जो अंकल थे वीर नारायण के, चंद्र शाह, उनको दे दिया उन्होंने। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट है द अहोम्स के बारे में। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। आज जो म्यांमार है ये 13th सेंचुरी से कुछ लोग म्यांमार से माइग्रेट हुए थे ब्रह्मपुत्र वैली में। अब ये जो भूयांस थे इनको क्या किया था अहोम्स ने इनको जो पॉलिटिकल सिस्टम था इनका पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, ख़त्म कर दिया था और एक न्यू स्टेट बनाई थी उन्होंने। और उन्होंने कुछ किंगडम्स को एनेक्स किया था, जैसे चोटियाज और कोच हाजो, इनको एनेक्स किया, कम्प्लीटली सब्जुगेट कर लिया। और जो अहोम्स थे इन्होंने फाइन आर्म्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और बाय द 1660s इन्होंने हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन बना लिए थे। अहोम फेस्ड मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अहोम्स ने अपने टाइम पीरियड में इन्होंने भी काफ़ी इन्वेजन्स देखे साउथ वेस्ट से। अब बात करते हैं इन द ईयर 1662। इस टाइम में क्या हुआ था, जो मुगल्स थे अंडर द मीर जुमला, इन्होंने अटैक कर दिया अहोम किंगडम्स पर। तो इन्होंने अहोम्स को डिफीट कर दिया, लेकिन जो मुगल्स थे अब उनका डायरेक्ट कंट्रोल कर पाना लंबे समय तक वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो सका। अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। जो अहोम की पूरा जो साम्राज्य था ये किस पे डिपेंड करता था, फोर्स्ड लेबर। और ये जो फोर्स्ड लेबर थे इन्हें क्या कहा जाता था, पाइक्स। ईच विलेज हैज़ टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। ये क्या करते थे, ये जो पाइक्स होते थे इनको एक विलेज से दूसरे विलेज में शिफ्ट करते रहते थे। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू द लेस पॉपुलेटेड। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से उन जगहों पे सेंड कर देना जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो यही एक रीज़न था कि जो अहोम क्लैंस था ये ब्रोकअप हो चुका था। अहोम ऑलमोस्ट ऑल द अडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। जब भी वॉर होती थी तो जितने भी मेल्स थे इस एम्पायर में, अहोम्स क्लैन में, ये सब आर्मी में पार्टिसिपेट करते थे, सर्व करते थे। इसके अलावा ये कौन सी एक्टिविटी में एंगेज रहते थे, बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम, पब्लिक वर्क्स। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है अहोम्स टाइम की, इन्होंने न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस किया था राइस कल्टीवेशन के लिए। अहोम सोसाइटी थी ये भी फर्दर डिवाइडेड थी क्लैंस में, और इन क्लैंस को क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। अब बात करते हैं इनके वर्शिप की। अहोम्स वर वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। ये अपने जो इनके खुद के ट्राइबल गॉड थे ये उनको बहुत मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th centuries द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। और जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th century के टाइम में जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इन द रेन ऑफ शिव सिंह के टाइम में जो हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो गया था हिंदुइज्म। तो जिससे क्या हुआ, अहोम्स ने कम्प्लीटली इन्होंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट तो किया लेकिन कम्प्लीटली जो इनके ट्रेडिशनल बिलीफ थे उनको नहीं छोड़ा इन्होंने। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफेस्टिकेटेड। तो जो अहोम सोसाइटी थी ये काफ़ी सोफेस्टिकेटेड थी। इसमें काफ़ी पोइट्स और स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स की जाने लगी थी,
थिएटर्स को भी काफ़ी इनक्रेज किया, और जो भी इनके इम्पोर्टेंट वर्क होते थे वो संस्कृत वर्क ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज, जो संस्कृत में होती थी उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाने लगा, और जो हिस्टोरिकल वर्क थे जिन्हें बुरंजीज के नाम से जाना जाता था वो पहले अहोम्स लैंग्वेज में लिखे जाते थे और फिर असामीज़ में लिखे जाते थे। अब हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन कि पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है। सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिंग। तो पूरे जो भी सोशल चेंजेस हुए थे सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द पीरियड, डिफरेंट चेंजेस हुए थे। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। तो जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी, हाई लो रिच पुअर, और जो पीपल्स थे ट्राइबल से जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे थे। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट द चेंज। इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ कि दोनों सोसाइटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए। देयर आर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टूक अप द डाइवर्स लाइवलीहुड। और वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स थी, और जो लाइवलीहुड थी, जो उनकी अर्निंग थी, वो भी अर्न करने का डिफरेंट स्टाइल था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था तो जो न्यू कास्ट थी सोसाइटी में वो अमर्ज होकर के आने लगी। हाउ एवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। लेकिन कुछ एरियाज़ में कास्ट बेस्ड सोसाइटी को और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म थे इसे रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो चेंजेस थे ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़ में वो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे थे, जिससे उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कम्प्लीटली अफेक्ट कर रही थी। उनकी लाइवलीहुड जो अर्निंग स्टाइल था वो भी अफेक्ट हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 7 हिस्ट्री में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।